अब हम लोग समझने वाले हैं गैलुसाक का नियम। गैलुसाक के नियम के समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। गैलुसाक के नियम की जो परिभाषा है वो दी गई है, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर, आयतन स्थिर है यानी कि वॉल्यूम स्थिर है, आयतन स्थिर है। क्या है गैलुसाक के नियम में? आयतन स्थिर है और किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब मतलब प्रेशर P, जो दाब है P है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप मतलब टेम्परेचर, ताप के समानुपाती होता है। तो ये है गैलुसाक का नियम का कथन कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब क्या करते हैं, T को इधर ले आते हैं तो P/T इक्वल टू अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, बराबर में एक नियतांक आ जाएगा। वो एक नियतांक का नाम दे देते हैं K। तो P/T इक्वल टू आ गया K। तो गैलुसाक के नियम के सूत्रों को हल करने के लिए ये सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। तो P/T इक्वल टू K आ गया। अब इस सूत्र का प्रयोग एक सवाल में देखते हैं। तो ये सवाल लिख लिया है। तो इस सवाल में दिया गया है, किसी बंद बर्तन में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यानी कि कोई एक बर्तन होगा उसमें गैस भरी है, उसका ताप क्या है, पहले की अपेक्षा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने पर क्या होगा, दाब जो है वो 0.4% बढ़ जाता है। जो दाब पहले था वो दाब क्या था, वो दाब बदल के 0.4% उसका बढ़ जाता है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात करना है कि गैस का अंतिम ताप क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या है कि ताप दिया गया है, किसी बर्तन में बंद भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो मान लेते हैं कि जो पहला ताप था वो T था। इसका जो एक बर्तन में बंद भरी गैस है उसका ताप क्या था, मान लिया कि इस प्रारंभिक ताप क्या था, T था। जो प्रारंभिक ताप था उसको T मान लिया। जो दूसरा जो प्रारंभिक दाब था उसको P मान लिया कि प्रारंभिक दाब जो है वो P है। अब क्या है कि कह रहा है कि जो दूसरा ताप है वो कितना कर दिया गया है, दूसरा ताप जो है वो इतना कर दिया गया है कि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया। ये मान लेते हैं कि पहले T था, अब जो दूसरा ताप है इसका T2, मतलब जो दूसरा अंतिम जो ताप निकाला है, मतलब 1 डिग्री जब सेल्सियस बढ़ाया तो ये दूसरा ताप हो गया। पहले क्या था T, और T में क्या हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, केल्विन लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसको माना है कि एक T केल्विन पर है। ये ताप क्या है, T केल्विन पर है। तो जब एक अगर सेल्सियस में भी बढ़ेगा तो एक इसमें भी बढ़ा देंगे, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह 1 लिख दिया और ये बन गया केल्विन में भी। और इसके बाद में जो दाब है, जब ताप हम लोगों ने पहले T केल्विन था, अब T+1 केल्विन हो गया है, क्या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। अब दाब जो है वो 0.4% बढ़ जाता है। जो दाब है, दूसरा जो दाब है वो पहले का 0.4% है, परसेंट हटाया 100 नीचे आ गया, प्लस पहले का 4% बढ़ जाता है कि बढ़ाने पर दाब 0.4% बढ़ जाता है। तो 0.4% ये हो गया और दाब बढ़ जाता है, मतलब पहले का 0.4% बढ़ जाता है। तो पहले 0.4% बढ़ा और पहले था P, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो P2 इक्वल टू क्या आ गया, नीचे एक और 0 1000, तो ऊपर अगर लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 4P और 1000 को उधर भेजेंगे तो 1000P अपॉन 1000, दोनों में लासा ले लिया है, लासा लिया, 1000 को ऊपर भेजा, ये आ गया 4P और इसको जोड़ लेंगे तो P2 इक्वल टू कितना आ गया, 1004P, 1004P अपॉन 1000। तो जो दूसरा दाब आ गया वो इतना आ गया हम लोगों का। इसके बाद में गैस का अंतिम ताप ज्ञात करना है। तो गैस का अंतिम ताप ज्ञात करना है। अब देखो इसमें जो है आयतन कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आयतन बदल रहा है। अगर आयतन ना कहा जाए कि बदल रहा, मतलब आयतन स्थिर है। अगर देखो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आयतन स्थिर होगा तो वो किसका नियम होगा, वो गैलुसाक का नियम होगा।
और गैल्यूसेक का नियम ये लगाएंगे हम लोग एक बार। तो ये क्या करेंगे कि हमें पहला ताप पता है और पहला दाब पता है, तो एक बार इसमें क्या करते हैं कि पहला ताप रखेंगे, फिर दूसरी बार क्या करेंगे कि दूसरा ताप और दूसरा दाब रखेंगे, दूसरा ताप और दूसरा दाब रखेंगे। तो सबसे पहले पहला दाब और पहला ताप लिखते हैं, तो P/T = K हो जाएगा। ये हो गया। अब जब दूसरा ताप और दूसरा दाब यहाँ रखेंगे, तो दूसरे दाब में जब ये रखेंगे, ये निकाला हम लोगों ने 1000 4P/1000 बटे T का मान कितना निकाला है T2, P2 का मान रखा, P की जगह P2 का मान और T की जगह T2 का मान, तो T+1। केल्विन को नहीं लिखेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में ये और इसके बटे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 बराबर इसके क्या है K। दूर दूर का गुणा कराओ, पास पास का गुणा कराओ, तो 1000 4P/1000 T+1 1000 T+1 = K। ये आ गया हम लोगों का। अब इसके बाद में क्या है कि ये देखो समीकरण, इसको देखो और इसको समीकरण दूसरा नाम दे दिया। दोनों समीकरणों में ध्यान से देखो कि दोनों में बराबर में K है, इसमें भी K है और इसमें भी K है, इसमें भी K है और इसमें भी K है। तो ये दोनों समीकरण, K का मान क्या दिया गया है यहाँ पर, देखो समीकरण पहले K का मान P/T दिया गया है, तो K की जगह, इस K की जगह P/T नहीं लिख सकते हैं, तो इस K की जगह P/T लिख देते हैं, 1000 4P/1000 T+1 और K की जगह P/T, K की जगह रख दिया P/T T+1। अब इसके बाद में क्या है कि P से P हम लोगों का कट जाएगा, P से P हम लोगों का क्या होगा, कट जाएगा, और T को उधर भेज देते हैं, T = इधर गुणा होगा तो 1000 4T उधर जाएगा, इसको अंदर भी गुणा कर लेंगे तो 1000T + 1000 हो गया। अब इसके बाद में इसको इधर ले आओ, इसको इधर घटाएंगे तो 1000 4T माइनस का 1000T = 1000, दोनों घटाओ तो 4T = 1000, T = भाग देंगे 4 दूनी 8 9 10 4 5 20 250, तो T बराबर क्या आ गया 250। और हमसे कह रहा था कि गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए, तो गैस का जो प्रारंभिक ताप हम लोगों ने माना था T था, तो प्रारंभिक ताप का तो मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो दूसरा ताप है उसका मान निकालना है, तो T2 = इस समीकरण में मान रख देते, T2 बराबर क्या दिया गया था T+1 केल्विन। T2 = T का मान निकाला हम लोगों ने कितना 250 क्या है ये केल्विन, तो यहाँ पर T की जगह क्या लिख देते हैं 250 और +1, तो ये अंतिम ताप क्या हो जाएगा 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो 250 + 1 कितना होता है 251 केल्विन। तो गैस का जो अंतिम ताप वो कितना आ गया 251 हम लोगों का अंतिम ताप आ गया। पहला ताप हम लोगों ने क्या माना था कि T है और अंतिम ताप T2, तो अंतिम ताप पूछ रहा था तो अंतिम ताप आ गया हम लोगों का, और ये हो गया प्रारंभिक ताप। अगर प्रारंभिक ताप पूछता तो उत्तर ये हो जाता, द्वितीयक अंतिम ताप पूछा तो ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों का गैल्यूसेक के नियम पर एक सवाल हो गया। अब देखते हैं अगला नियम। अब देखते हैं आवोगाद्रो का नियम। तो आवोगाद्रो का नियम समझने से पहले सबसे इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो आवोगाद्रो के नियम की परिभाषा हम लोगों ने लिख ली है। तो इसमें दिया गया है समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि समान ताप हो किसी का, जैसे कि समझो कि एक पात्र है, एक पात्र ये है, एक पात्र ले लिया ये है और दूसरा पात्र ये है, नाम दे देते हैं पात्र 1 और पात्र 2। ये पहला बर्तन है, दूसरा बर्तन है, तो क्या है समान ताप व दाब पर, मतलब इसके अंदर ये समझो कि इसके अंदर जो मान लो तापमान T है तो इसके अंदर भी तापमान T है, इसके अंदर अगर दाब P है तो इसके अंदर भी दाब P है। समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के, मान लो कि इसके अंदर मान लो भरी हुई है नाइट्रोजन गैस भरी हुई है,
और मान लो इसके अंदर भरी हुई है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। समान ताप, ताप दोनों में समान हो गया, समान ताप व दाब पर, तो दाब भी समान, पर भिन्न भिन्न गैसें, मतलब भिन्न गैसें मतलब यहाँ नाइट्रोजन तो यहाँ ऑक्सीजन, अलग अलग गैसों के समान आयतन में, मतलब यहाँ आयतन भी समान होना चाहिए, मतलब जितना इस बर्तन का आयतन है उतना ही इस बर्तन का आयतन होना चाहिए। मान लो इस बर्तन का आयतन V है तो इसका भी आयतन कितना होना चाहिए V। समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती। मान लो नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना है V, मतलब इसमें अगर मान लो एक पात्र है तो इसमें अगर V आयतन नाइट्रोजन भरी है या बर्तन V आयतन का है, या इसमें ऑक्सीजन V आयतन भरी है या ये बर्तन V आयतन का है, दोनों में क्या है, आयतन समान होना चाहिए, दाब समान होना चाहिए, ताप समान होना चाहिए। अंतर किसका होना चाहिए, केवल गैसों का, यहाँ नाइट्रोजन तो यहाँ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, चाहे यहाँ नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, केवल 3 शर्तें लागू होनी चाहिए। पहली, दोनों में आयतन समान होना चाहिए। दूसरी, दोनों में दाब समान होना चाहिए। तीसरी, दोनों में ताप समान होना चाहिए। अगर दोनों में ताप, दोनों में दाब और दोनों में आयतन समान होगा तो चाहे उनमें कोई भी गैस भरी हो, कोई भी गैस भरी हो, उनमें जो मोलों की संख्या होगी वो हमेशा समान होती है। ये नियम ये कहता है कि मोलों की संख्या समान होती है। मोलों की संख्या के लिए फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार अपॉन अणु भार, ग्राम में भार अपॉन अणु भार, अणु भार, ये होता है मोलों की संख्या का। अब देखो नाइट्रोजन के जो मोलों की, नाइट्रोजन की मान लो मोलों की संख्या निकालनी है, मतलब समझो कि यहाँ पर नाइट्रोजन है N2, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अणु भार ग्राम में, पहले भार इसमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का कितना ग्राम में भार। मान लो नाइट्रोजन का ग्राम में भार है, यहाँ दिया गया है कितना, मान लेते हैं 28 मान लो ग्राम दिया गया है। मान लो कि यहाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन का दिया गया है। और मान लो यहाँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का मान लो यहाँ दिया गया है 64 ग्राम मान लो। तो अगर मोलों की संख्या निकालेंगे, अगर मान लो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या निकालेंगे, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या अगर निकाल रहे हैं तो ग्राम में भार कितना दिया गया, 28 ग्राम। और अणु भार कितना होगा, नाइट्रोजन का अणु भार होता है 14 और 2 नाइट्रोजन है तो 28। तो ये अगर कट के क्या आया, 1 मोल। उत्तर क्या है, 1 मोल। अगर मान लो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकालें, अगर ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन के मान लो ग्राम में भार लिखना पड़ेगा, तो ग्राम में भार हो गया 64, और अणु भार लिखना पड़ेगा तो अणु भार क्या होगा, 64 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 यहाँ पर मान लो कितना दिया गया, 32। ये इसको 32 मानो, 32 मान लो दिया गया है। अगर यहाँ पर 32 दिया गया तो यहाँ 32 रख दिया। ग्राम में भार कितना दिया गया, 32, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, तो यहाँ पर भी 32 हो जाएगा। तो मोलक संख्या इक्वल टू ग्राम में भार अपॉन अणु भार। 32 से 32 कट गया तो 1 मोल आ गया। कहने का तात्पर्य है कि अगर दोनों में आयतन समान होगा, दोनों में दाब समान होगा, दोनों में ताप समान होगा, तो अगर भिन्न भिन्न गैसें भरी हुई हैं तो उनमें जो मोलों की संख्या होगी वो समान होती है। अगर इसमें 1 मोल नाइट्रोजन का तो इसमें 1 मोल ऑक्सीजन का होगा। कहने का तात्पर्य यही है, इसका ये नियम केवल हमें इतना ही बताता है। अब देखते हैं अगला नियम।